कंपटीशन हब के बीपीएससी मास्टर कोर्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको निबंध स्टार्ट करने वाला हूं, शुरुआत करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, और क्या क्या कमियां वहां पे नहीं करना है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आपको निबंध लिखने की कला जानना होगा, और निबंध किस प्रकार से आप बेहतर लिख सकते हैं, क्या क्या करना है हम लोग को। अभी जो एक महीना हमारे पास अच्छे से कह सकते हैं कि अगर आप 68 की मेंस की बात करें तो आपका मई तक उम्मीद है कि हो जाएगा, और मार्च में आपका रिजल्ट आएगा, और 12 मई को डेट दे दिया गया, यानी आपके पास 1 मंथ से भी कम टाइम बचेगा स्टूडेंट्स। तो सबसे बड़ी समस्या आपके साथ ये है कि जो लोग नए हैं, GS1 GS2 भी करना है, अपने आप में एक भास्ट टॉपिक है सारे, और फिर आपको निबंध करना है। निबंध भी अपने आप में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा आयाम लिए हुए है, क्योंकि इसका सिलेबस कोई फिक्स नहीं है कि कहां से क्वेश्चन आएगा। ये आप तभी बना पाएंगे जब आप तरीका जानेंगे। सिलेबस पता हो कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आप 10 20 50 पढ़ करके आप लिख सकते हैं, लेकिन जब सिलेबस पता नहीं है तो आपको हर एक तरीका से सोचना पड़ेगा, और किस किस टाइप के निबंध होते हैं हर एक बारे में आपको जानकारी होगा कि किस प्रकार का निबंध को कैसे लिखा जाता है। अब्राहम लिंकन ने बोला था कि अगर मुझे एक पेड़ काटने दिया जाए तो मैं, अगर 6 घंटा टाइम मिलता है तो उसमें 4 घंटा में कुल्हाड़ी के धार को बनाने में टाइम दूंगा, उसके बाद मैं 2 ही घंटा में पेड़ काटूंगा। तो कहने का मेरा अर्थ है कि जो महान लोग हैं वो इस बात को समझाना चाह रहे थे कि सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उससे रिलेटेड किस प्रकार से करना है वो जानकारी होना चाहिए। तो आप कैसा भी टॉपिक को आप हैंडल कर लेंगे, आप कैसा भी निबंध पूछेगा तो लिख लेंगे। तो ये टॉपिक एक नया टॉपिक है, सबके लिए है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, सबके लिए है। और इस टॉपिक में आप तभी बेहतर कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और निबंध वास्तव में एक प्रैक्टिस का ही एक कह सकते हैं कि लिखते लिखते आपके पास इतना अभ्यास हो जाता है कि आप बेहतर लिख लेते हैं। निबंध मेन रूप से आप इसकी उपयोगिता देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे कि इसकी उपयोगिता क्या होती है। निबंध आखिर सिविल सेवा में क्यों जोड़ा गया था, और बीपीएससी ने भी इसको क्यों जोड़ा है। देखिए सिंपल सा है बात स्टूडेंट्स, कि एग्जाम मुख्य रूप से अभी आप देखेंगे कि 3 प्रकार से हो रहे हैं। जो सिविल सेवा की एग्जाम होती है उसमें सबसे पहला तो प्री स्तर पे होता है, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आपका नॉलेज का परीक्षण तो हो ही जाता है, आप कितना पढ़े हैं वो तो आपका परीक्षण हो जाता है। साथ साथ इसमें किसी प्रकार की अगर सही से एग्जाम हो तो आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं, आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि किसी के पक्ष में या किसी को ज्यादा उसमें रिजल्ट दिया गया है या कुछ भी। तो ऑब्जेक्टिव का तो उद्देश्य है कि आपका भीड़ को कंट्रोल करना, भीड़ मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं उसको छांट करके जिसके पास नॉलेज है उसको चयन कर लेना। लेकिन क्या केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से क्या आपके अंदर सिविल सेवक वाला गुण दिखेगा, जो आपका जो कार्य करता है या जो आपको एग्जाम में शामिल करेगा। तो क्या आपको लगता है कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव नॉलेज से सिविल सेवक आप अच्छे बन सकते हैं? तो आप सोचेंगे तो नहीं, क्योंकि आपको पब्लिक सर्विस है और आपको पब्लिक के बीच में रहना है। तो वहां पे आपके जो निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, कई बार तो ऐसे डिसीजन होंगे कि ऐसा तो है नहीं कि एकदम फैक्ट हाँ या ना में डिसीजन लेना है, या कोई फिक्स समस्या का डिसीजन फिक्स होता है। तो वहां पे आपके तर्क, जो आपका विचार है, जो आपका कह सकते हैं कि प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है,
और एट ए टाइम आप अपने किस प्रकार से प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके उस समस्या का निदान करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि सिविल सेवक के पास अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप जानिए कि एग्जाम के दो प्रकृति थे, अभी भी हैं। पहला है आपका वस्तुनिष्ठ, जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, दूसरा है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव का मेन उद्देश्य ही है कि आपके जो व्यक्तित्व है, आपकी अभिरुचि है, आपका विश्लेषणात्मक जो तर्कपूर्ण कौशल है, उसके बारे में जानकारी लेना। तो सिविल सेवा में निबंध की उपयोगिता पहले जान लीजिए क्या है। जब उपयोगिता जानेंगे तभी आप बेहतर लिखेंगे। निबंध लेखन सिर्फ हमारे ज्ञान का परीक्षा नहीं है। आप सोचेंगे कि निबंध से केवल आपका ज्ञान का परीक्षण होता है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप इतना सोचिए कि जैसे कोई आप देखते होंगे कि बहुत लोग आपके सिग्नेचर से आपके व्यक्तित्व के बारे में बता देते हैं, आपके हैंड राइटिंग से आपके व्यक्तित्व के बारे में बता देते हैं। और किसी भी व्यक्ति का, दो व्यक्ति का कॉमन कभी भी सिग्नेचर या लिखावट नहीं होता है। सबका अपना अपना एक यूनिक लिखावट है। तो कहीं ना कहीं आप लेखन लिखने के जो तरीका है, उससे आप उस व्यक्ति का परीक्षण कर सकते हैं। और खास करके इसका एक अपना एक विज्ञान है, एक अपना साइंस है। और कई लोग तो सिर्फ आपके लेखन को देख करके आपके बारे में बहुत हद तक वो बता सकते हैं, क्योंकि सबका एक अपना अपना यूनिक लिखने का तरीका है। तो आप सोच सकते हैं, जब कोई सिग्नेचर से आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में बता सकता है, तो फिर जब आप 100-200 वर्ड के, 400 वर्ड के जब आप निबंध लिखेंगे, तब तो आपके बारे में पूरे अच्छे तरीका से जो कॉपी चेकर है या जो पाठक हैं, जो उधर कॉपी चेकर हैं, तो उनको आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी सोच के बारे में अच्छे से पता चल सकता है। तो यही सोच जो है आपका, जो आपका अभिरुचि है, आपका व्यक्तित्व है, जो आपकी तर्कपूर्ण क्षमताएं हैं, जो आपका ज्ञान है, इसी को सर्वांगीण मतलब संपूर्ण रूप से चेक करने का काम निबंध के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे निबंध लेखन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है कि निबंध लेखन, निबंध लेखन सिर्फ हमारे ज्ञान का परीक्षा नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व, अभिरुचि और मान्यताओं का भी परीक्षा है। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या मान्यताएं हैं, उसका भी यह परीक्षण करता है। यह हमारे महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक, जो आप विश्लेषण करते हैं, और तर्कपूर्ण कौशल को मापने के लिए प्रस्तुति, जो आप प्रस्तुति करते हैं, विचारों का गठन करते हैं, तथा विचारों के संचार का एक प्रभावी और समझने योग्य भाषा में परीक्षण करता है कि आपकी समझ कितनी विकसित है, आप किसी टॉपिक को किस प्रकार से सोच रहे हैं, क्या आप अंदाजा तो नहीं लगा रहे हैं, आपके पास ज्ञान कितना है, कहीं आप जो लिख रहे हैं असत्य बातों को तो नहीं लिख रहे हैं, आपके पास जानकारी का अभाव है फिर भी आप कुछ भी तो नहीं लिख रहे हैं। तो ये सब बहुत मायने रखता है कि आपके जो व्यक्तित्व हैं उसके बारे में। अगर आप गलत सलत डाटा लिखते हैं, इसका मतलब है कि आपका व्यक्तित्व सही नहीं है, आप लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए हर हमेशा जो डाटा के बारे में जानकारी नहीं है, उसको बिल्कुल लिखने का प्रयास नहीं कीजिए। तरीका देखिए लिखने का, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको अच्छे से, और आप बेहतरीन लिखेंगे, इस बात को भरोसा रखें। और किस प्रकार से आपकी तैयारी होगी वो मैं बताऊंगा। देखिए, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है। मैं आपको तरीका बताऊंगा जहां तक मुझे समझ विकसित है निबंध के बारे में। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? पाठकों के मन को समझने, जो आप लिखते हैं, जो सामने वाला पढ़ रहा है, उसके मन को भी आपको समझना होगा, और उसी प्रकार से आपको कौशल विकसित करना है कि उसको रुचि बने। आपका जो लिखने का शैली है, जो आप लिख रहे हैं, जब वो पढ़े तो उसको उसमें इंटरेस्ट आए, तभी वो
आप एक अच्छे निबंध लेखक बनेंगे और लोग आपके बातों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। उदाहरण जैसे यदि आप देखते होंगे आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो कई ब्लॉग होते हैं, जैसे कोरा वेबसाइट है उसी प्रकार से, तो उसमें बहुत लोग अपना निबंध लिखते हैं। तो निबंध सभी लोग नहीं पढ़ते, कुछ प्रॉपर जो निबंध लेखक हैं जिसका पढ़ने में लोगों को रुचि बनता है, उसी का आप देखेंगे कि लोग पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ कला है, उनको लिखने का कला है, उनको समझाने, लोगों के जो सामने वाले लोग किस प्रकार से समझेंगे उसको समझाने की कला है उनके पास अपने लेखन शैली के माध्यम से। तो वो एक अच्छा लाइक और पेज व्यूज पाते हैं और उसी प्रकार से आप वहां पे अच्छे नंबर पाएंगे। जब आप अच्छा लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो इस बात को समझिए, जब भी लिखना है तो सामने वाले के बारे में सोच करके उसको यह चीज कितना पसंद आएगा या उसको हम कितना आसानी से आसान शब्दों में उसको समझा दें कोई भी टॉपिक। तो कभी भी क्लिष्ट शब्द या भारी भरकम शब्द या बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड वर्ड यूज करके आप समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। बिल्कुल सामान्य शब्दों में, सिंपल शब्दों में बेहतर समझाने का प्रयास कीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखिए, लिखने से पहले सबसे पहले जरूरत है कि एक लोक सेवक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक लोक सेवक के अंदर क्या क्या गुण होता है, और वही गुण जब आप अपने अंदर विकसित करके लिखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपके लेखन शैली में दिखेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप लिखते हैं, आपकी भाषा भी वैसी होती है। जैसे मान के चलिए, अगर हमारा नेचर सरकार के, मेरी प्रकृति सरकार के विरोध में है, मैं सरकार का विरोध करता हूं और सरकार के बारे में गलत सलत बोलता हूं समाज में या अपने आसपास में, तो हमारी मानसिक स्थिति, हमारी जो प्रवृत्ति है वो आपका सरकार विरोधी है। तो आप जब लिखिएगा तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके लेखन में भी दिख जाएगा और फिर वो आपको नकारात्मक रूप से मार्क्स में या कह सकते हैं कि जो आप लिखेंगे उसमें नकारात्मक अंक दिलाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको कुछ बातों को सोचना है और उसमें आपको पॉजिटिवनेस बन जाना है। अच्छा निबंध लिखने के लिए आपको उद्देश्य के आधार पर विभिन्न तरीकों से लिखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसलिए सिविल सेवा मुख्य परीक्षाओं में हमें उत्तर निबंध इस प्रकार लिखने चाहिए जिससे कि यह पता चले कि हमारे पास एक अच्छे लोक सेवक के आवश्यक गुण हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला ज्ञान तो होना ही चाहिए। जैसे मान के चलिए हम जो नौकरी करने जा रहे हैं और उसके बारे में अगर हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम तो गलत सलत डिसीजन ले लेंगे। तो इसीलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सरकारी जॉब है तो उसका कुछ अपना नियम है, अपना एक विधि है, तो उसको आपको अच्छा सा पालन करना होगा। अपने मन से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, और यहां पे आपको जिस बारे में जानकारी रखना है, चाहे नौकरी के बारे में हो, चाहे आपको कोई डिसीजन लेना है, तो उसके बारे में आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लिखने से पहले आपके पास उस टॉपिक के बारे में ज्ञान भी होना जरूरी है। दूसरा है आपका सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, यानी आपका जो लोक सेवक के रूप में आपका सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? ईमानदारी होना चाहिए। देखिए, ये केवल जो सरकारी सिविल सेवक का जॉब है वो केवल सत्ता भत्तों या विशेषाधिकार का आनंद लेने के लिए नहीं होता है। वो जनता की सेवा करने के लिए है, राष्ट्र की सेवा करने के लिए है। तो आपके जो आदर्श होने चाहिए उसमें भी सत्यनिष्ठा, देश के प्रति, लोगों के प्रति, जो कमजोर तबके के लोग हैं, गरीब लोगों के प्रति, चूंकि आप लोगों के बीच जाने वाले हैं तो उसमें आपकी निष्ठा सत्य होनी चाहिए, दिखावापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपके अंदर जब ये गुण होगा तो फिर आपके लेखन में भी वह गुण दिखने लगेगा। ठीक है, तो आपको आधुनिकता के साथ
और आपकी जो विचार है वो जनता के हित में और सरकार के हित में, राष्ट्र के हित में होनी चाहिए। तो इस तरीका की मानसिकता आपकी होनी चाहिए, यानी सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। उसके बाद है कि जो सिविल सेवक की जो बेसिक बुनियादी मूल्य है वो तो आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे सत्यनिष्ठा तो हमने बता दिया कि ईमानदारी, सरकार के प्रति, लोगों के प्रति, जनता के प्रति गुमराह करने का काम आपको नहीं करना। तो उसी प्रकार से लिखने में भी आप जो आप लेखक हैं और जो आपको पाठक है, जो कॉपी चेकर हैं, उनको आपको गुमराह नहीं करना है। डाटा को एकदम सही सही रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद निष्पक्षता। जैसे कोई भी आप डिसीजन लेते हैं वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई गलत व्यक्ति है जो समाज के प्रति भावना सही नहीं है उसका, तो उसके पक्ष में तो कभी जाना ही भी नहीं है। और निष्पक्ष रूप से आपको हर एक बिंदु पे सोच करके निर्णय, डिसीजन लेना है। तो आपके अंदर निष्पक्षता होगी तो आपके लेखन में भी वो निष्पक्षता दिखेगी। ठीक है, निष्पक्ष भाव से आपको, जैसे बहुत सारे राजनीतिक प्रेरित लोग आएंगे आपके आसपास और वो चाहेंगे कि हमारा काम मतलब वो अपना काम करवाना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बस भ्रष्टाचार, बस आप उसके पक्ष में चले जाइए। तो ये कहीं ना कहीं अगर ये गुण है, निष्पक्षता है, तो ये आप लेखन में भी आपका दिखेगा। उसके बाद राजनीतिक तटस्थता। एक अच्छा लोक सेवक को तो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होना ही नहीं चाहिए। अगर आप जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपके लेखन शैली में भी यह दिखेगा और फिर आपको वो नकारात्मक अंक की ओर ले जाएगा। कभी भी आपको सरकार के विरुद्ध में राजनीतिक या किसी राजनीतिक पार्टी के मानसिकता को रिप्रेजेंट आपको नहीं करना है। राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना है। किसी भी पार्टी के बारे में अगर गलती से अगर चर्चा हो गया तो सबके गुण अवगुण को वहां पे चर्चा कर दीजिए। आपको निष्पक्ष रहना है, किसी पार्टी के फेवर में नहीं जाना है। जैसे अभी बेरोजगारी है, समस्या है, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। और आपने देखा होगा कि अभी 2014-15 के बाद बेरोजगारी दर बढ़ा है। तो हम इसका मतलब ये नहीं कि हम सारा कारक जो है बीजेपी पार्टी को बना करके लिख दें कि वर्तमान सरकार के द्वारा इस पे सही से काम नहीं, अमल नहीं लिया जाता, ये वो तो नकारात्मक है वो, और आपको वो अंक दिलाने के बजाय और आपका अंक क्या करेगा, घटा देगा। इसीलिए राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना है आपको। किसी पार्टी विशेष के चर्चा भी नहीं करना है और राजनीतिक से जुड़ना भी नहीं है आपको। फिलहाल अभी आप सिविल सेवक हैं और आपके लिए जो पार्टी सरकार में है वही बेहतरीन है और उसी पे आपको काम करना है। उसके बाद है आपका वस्तुनिष्ठता। ठीक है, वस्तुनिष्ठता, कोई भी विषय के बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए और आपका जो सोच होना चाहिए वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी विशेष कार्य के लिए लगाया गया है तो उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पण, जो लोगों की सेवा करना है, जनता की सेवा करना है, उसमें आपको समर्पण देना होगा। गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी होगी, क्योंकि बहुत लोग आएंगे जो बहुत नीचे वर्ग, कमजोर वर्ग से होंगे। तो अगर आप उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखेंगे और आप अमीरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे तो आप एक अच्छे सिविल सेवक नहीं हैं। और फिर ये गुण है तो आपको के लेखन में भी वो दिखेगा। सहिष्णुता, किसी भी धर्म विशेष से आपको प्यार मोहब्बत फिलहाल नहीं करना है कि हम हिंदू हैं तो मुस्लिम से नफरत करें या सिख से नफरत करें। आपके विचार में सहिष्णुता दिखनी चाहिए, यानी सर्वधर्म समभाव की जो मानसिकता है, जो मन है, उसको आपको बनाना होगा। तब आप जब लिखेंगे तो आपके लेखन शैली में भी वह दिखेगा। अब कहेंगे मैं ये सब बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब तक आप इसके बारे में नहीं जानेंगे कि क्या नहीं लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे।
कभी भी नकारात्मक नहीं लिखना है आपको। कमजोर वर्गों के प्रति करुणा का भाव रखना है। जैसे गरीबी मुद्दा है, तो गरीबी टॉपिक से रिलेटेड बिहार की सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, और गरीबी पे लिखा जाएगा तो आपको जो नीचे तबके के लोग हैं उसके प्रति आपको सहानुभूति दिखानी होगी, वो किस प्रकार से विकास करेंगे इसके बारे में सोचना होगा आपको, और वही लिखना है। क्योंकि यह जो है आपका व्यक्तित्व का परीक्षण, आपके विश्लेषणात्मक जो आपका तरीका है उसका परीक्षण है, तो इसलिए मैं ये सब बिंदु को आपको बता रहा हूं। बाकी अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर अभी सब्सक्राइब कर ले, और आप जरूर लगातार वीडियो देखेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप बेहतर लिख करके आएंगे। बस आप उसको समझिए लिखना कैसे। आज पहला लेक्चर है, इसीलिए हम ये सब बातों को आपको समझा रहे हैं। आगे से बस हम लेखन टॉपिक देंगे, उसको समझाएंगे, और फिर आपको कहेंगे लिखिए। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऐप का, मन है तो जुड़ सकते हैं। और मात्र 1500 में आपको पूरा मेंस का GS1 GS2 PDF नोट्स, वीडियो, फिर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, वो सारा करवाया जाएगा थ्योरी के साथ, क्योंकि बहुत लोग अब हिस्ट्री ऑप्शनल पे फोकस करेंगे। और साथ साथ आपके जब फाइनल में आप इंटरव्यू तक जाते तो वो भी मेरे द्वारा करवाया जाएगा, आपको हमारे संस्थान के द्वारा करवाया जाएगा। और मात्र 1500 चार्ज है। ये बस मैं आपको ऐप कॉस्ट, इंटरनेट कॉस्ट, जो हमारा जो जिंदा रहने का एक साधन है वो मैं आपको ले रहा हूं। अब आ जाइए संविधान के प्रति निष्ठा। आपका जो संविधान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। जब तक संविधान के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है आप अच्छा लिख ही नहीं पाइएगा। संविधान को कभी, जैसे आरक्षण का मुद्दा पे आपको लिखना है तो लोगों की मानसिकता के हिसाब से आप नहीं लिख सकते। आप अपनी मानसिकता, आपको संविधान के प्रति निष्ठा वहां दिखानी होगी कि संविधान में अगर आरक्षण दिया गया है तो वो सही है, वो गलत नहीं है। हम लोगों से ज्यादा समझदार लोग, क्योंकि वह टीम वर्क हुआ था, 289 लोग उसमें शामिल होकर के संविधान को बना रहे थे। भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष उसमें लगे हुए थे, तो उन्होंने ऐसे नहीं आरक्षण दिया होगा, कुछ सोच समझ करके दिया है। और हम अपने सामाजिक स्थिति, अपने समाज को देख करके उसको गलत साबित करने लगते हैं। सिंपल सी बात है, जिनको आरक्षण नहीं है वो आरक्षण का विरोध करते हैं, जिनको आरक्षण है वो आरक्षण का सपोर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, आरक्षण में तो यही होता है। तो आप आरक्षण वर्ग से नहीं हैं और आपको आरक्षण पे लिखने दिया गया है, और आप बिल्कुल बोले कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, अपनी बातों को रख रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप नकारात्मक जा रहे हैं, आपके मार्क्स घट रहे हैं, इतना समझ लीजिए। आपको संवैधानिक रूप से लिखना पड़ेगा, संविधान क्या कहता है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो विचार है उसमें स्पष्टता दिखाई देनी चाहिए। कई लोग रट लेते हैं, पढ़ करके गए, रट्टा मार के गए, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और वो क्या लिख रहे हैं। ना विचार स्पष्ट हो रहा है उनका सामने वाले को, तो फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। मेहनत तो आप करके गए, रट्टा मार के गए, लेकिन आप उस चीज को समझ ही नहीं रहे। आप समझाना क्या चाह रहे ये भी आपको नहीं पता है, बस लिखे जा रहे, कुछ से कुछ अल बल लिख रहे हैं और चाहिएगा कि नौकरी हो जाए सरकारी, तो समस्या है। अभी का डेट जो है आपका बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, और यहाँ पे आपको हर एक चीज अच्छे से एनालाइज करके जाना होगा। उसके बाद लेखन कौशल, लिखना कैसे है, किस प्रकार से हम लोग को प्रस्तुति करना है, ठीक है। इसमें हम लोग मेन रूप से जानते हैं कि जो लिखेंगे उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। हम आगे बताएंगे कि कॉपी में किस प्रकार से स्पेलिंग मिस्टेक पे भी आपके मार्क्स घट सकते हैं। जो आपका व्याकरण जो है वो शुद्ध होना चाहिए, कोशिश करेंगे। एक आध जगह मिस्टेक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप एरर करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकली, तो फिर
आप सोचिए, अगर आप सिविल सेवक हैं और आप अशुद्ध लिखते हैं तो समाज में आप जहां पे जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आपके प्रति लोगों के मन में क्या भाव आएगा? तो स्वाभाविक सी बात है। तो आप जो लिखते हैं उसको त्रुटिपूर्ण नहीं लिखेंगे और उसको सजा करके सुसज्जित सुंदर अक्षरों में लिखना है। ठीक है, तो लेखन कौशल भी आपको विकास करना होगा। अब देखिए प्रस्तुति, प्रस्तुति कैसे करना है। सिंपल सी बात है, मार्केट में अगर आप फल लेने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि फल दुकानदार अगर अच्छा दुकानदार है तो उसको अच्छे से पैक करके सेव ही है। एक दुकानदार है टोकरी में रखे हुए है, वही सेव है। और कुछ दुकानदार क्या उसी को सजा करके डब्बा में बंद करके उसमें एक्स्ट्रा कुछ लगा करके पैक करके आपको दे रहा है। तो जो पैसे वाले लोग हैं वो टोकरी को ना देखेंगे ही नहीं, और जो डब्बा बंद है पैक है अच्छे से उस पे उनकी नजर जाएगी और फिर वो परचेज कर लेंगे, चाहे उनको दुगुना रेट ही क्यों ना देना पड़े। ठीक है, तो यही बात यहां पे है कि लेखन शैली में आप आपके पास जो कंटेंट वही है, आप लिखेंगे वही, लेकिन अगर आप उसको सजा करके डाटा को तरीका में स्टेप बाय पेश करते हैं तो सामने वाला जो आपका कॉपी चेकर है तो उसके मन को प्रभावित करता है वो, और फिर वो क्या करता है कि आपको अच्छे मार्क्स, जैसे आप सेब का जो बंद है पैक है अच्छे से फल है उसको आप किस प्रकार से खरीद लेते हैं जल्दी में, और अच्छा आप रेट देते हैं उसको, अच्छे पैसे देते हैं सामान्य टोकरी में रखा हुआ फल के रिस्पेक्ट में। तो यही चीज है प्रस्तुति। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रस्तुति। आपके पास जो नॉलेज है उसको आप किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं सामने वाले के पास में, तो उसी हिसाब से आपके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। ये सब गुण पहले विकसित करेंगे और ये गुण 10-5 दिन में आपके अंदर विकसित नहीं होगा। इसके लिए आपके पास टाइम चाहिए, आपके व्यवहार में ये सब मानसिकता में आ जानी चाहिए। आज से ही आपका सोच अगर किसी पार्टी के प्रति समर्पण है उसको त्याग दीजिए। दूसरा, अगर धर्म के प्रति है तो उसको भी त्याग दीजिए। अगर आपका जो है ऊंच नीच या भेदभाव की मन स्थिति है, जातिवाद की स्थिति है, तो उसको आप त्याग दीजिए। ठीक है, ये सब त्याग करके ही आप अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, अब चलिए आते हैं लेखन कौशल का विकास। लेखन कौशल का विकास किस प्रकार से आपके अंदर होगा? सिर्फ आपको लिखने दे दिया जाए ऐसे तो आप नहीं लिख लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अध्ययन करना होगा। अभी से, आज से नेट, इंटरनेट है, मोबाइल है आपके पास, सोशल मीडिया है तो उसका सही इस्तेमाल करना है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, अखबार डेली पढ़ना है, अच्छे अच्छे पुस्तकों को पढ़ना है, उपन्यास अगर 1-2 पढ़ना है। अगर आप निबंध लिखना चाहते हैं तो 1-2 उपन्यास जरूर कोई भी पढ़ लीजिए। उसके लेखन शैली को देखिए किस प्रकार से उसमें लिखा जाता है। तो सबसे पहले है आपका विभिन्न सोर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है पुस्तक, दूसरा है समाचार पत्र। डेली आज से उसका जो आप देखिएगा संपादकीय पेज होता है एडिटोरियल, उसको जरूर आप पढ़िए। उसमें बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे जाते हैं, चाहे प्रभात खबर हो, चाहे दैनिक जागरण हो, जो भी आपके पास अवेलेबल होता है उसी का समाचार पत्र का एडिटोरियल वाला संपादकीय पेज जरूर पढ़िए। आज से शुरू कर दीजिए। और मैं एक बुक जो है आप लोग को कहूंगा आप जरूर मंथली लीजिए। दृष्टि का जो आता है आप पढ़े ही होंगे, करंट अफेयर्स का, उसमें भी निबंध बहुत अच्छे तरीका से और माइंड मैप के साथ दिया रहता है। तो आप कम से कम मुझे लगता है प्रीवियस आप चले जाएं और मुझे लगता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, तो ये 4 महीना का मैगजीन जो है आपका दृष्टि आईएएस का। देखिए मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं दृष्टि का, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें निबंध भी रहते हैं और जो मंथली टॉपिक होते हैं उसको भी अच्छे से विश्लेषण किया रहता है। तो उसके पास आपको ऐसे भी कोई ना कोई मैगजीन फॉलो करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है,
मेरा उद्देश्य किसी, चूंकि निबंध में मैं आपको बता रहा हूं, किसी के प्रति हमें पक्षधर नहीं बनना है किसी बुक। अब देखिए हमने दृष्टि का चर्चा कर दिया, तो फिर अगर दूसरे जो बुक वाले होंगे वो मेरे प्रति नकारात्मक सोचेंगे कि वो उसका प्रचारक है, तो उसी प्रकार से आप सोच सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैं एक एग्जांपल दिया आपको। उसके बाद जो विशेषज्ञ होते हैं, आप संसद टीवी पे आप देखेंगे, चैनल पे संसद टीवी है, लोकसभा राज्यसभा चैनल को मिला के बना दिया गया है, तो उस पे आप विभिन्न मुद्दों पे आप देखेंगे कि विशेषज्ञ की टीम आती है, विशेषज्ञ लोग उस पे विश्लेषण करते हैं। तो आप आज से उसको सुनना शुरू कर दीजिए, आज से। नहीं तो प्रीवियस भी जनवरी मंथ का जो है स्टार्टिंग से, चूंकि यूट्यूब का जमाना है, सारा कुछ आपको डाटा मिल जाता है, तो आप खोज करके जनवरी दिसंबर या लास्ट 6 मंथ का ही डाटा, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। और आपके लिए सबसे भारी भरकम टास्क है निबंध ही लिखना, और यही आपको डिसीजन फैक्टर होगा आपके जॉब का, जान लीजिए। ये आप बेहतर लिखेंगे, आपका रिजल्ट में नाम होगा, नहीं लिखेंगे आपका रिजल्ट में नाम नहीं होगा। GS1 GS2 में ज्यादा वैरी नहीं होता है मार्क्स, चूंकि उसमें आप GS2 में अच्छा लिखेंगे 140 के अराउंड देगा GS2 में, GS1 में आप अच्छा लिखेंगे 160 के अराउंड नंबर आपके आएंगे, 160 140 यही आपका मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, और इधर आप निबंध में जितना स्कोर करेंगे वही आपका रिजल्ट देगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के मार्क्स तो जोड़े नहीं जाएंगे ऑप्शनल के, इसीलिए मेहनत करना है तो निबंध पे कीजिए। बाकी जो नए हैं उनको तो GS1 GS2 भी पढ़ना ही है, लेकिन निबंध पे भी आपको विशेष फोकस करना है। उसके बाद इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट का यूज करके आप ब्लॉग को पढ़िए, अच्छे अच्छे जो भी टॉपिक है किसी भी चैनल का उसको देखिए, पढ़िए, सुनिए। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी आपको देखते रहना है, क्या न्यूज में चल रहा है, देश के पास क्या समस्याएं चल रही है। अब यहाँ सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब ये नहीं कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक खोल करके बैठे हुए हैं और चैट कर रहे हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यहाँ मतलब है हमारा कि बहुत सारी जानकारियां जो है सोशल मीडिया पे भी चल रही होती है, तो उसके बारे में जो आपको लगे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको आप जरूर सुने, देखें जरूर। उसके बाद दोस्तों के बीच में अपने बातों को रखें और उनके भी मनोभाव को जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तब आपके पास क्या होगा कि नॉलेज का, जब आप चर्चा करेंगे किसी टॉपिक के बारे में, अगर हो सकता है उस नॉलेज, उस जानकारी के मतलब उस टॉपिक के बारे में आपको सही से जानकारी नहीं है, अगर आपके दोस्त को जानकारी है तो वो आपको उसके बारे में जानकारी दे देगा, तो कम समय में आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। तो कोई भी टॉपिक का चर्चा, एक टीम बनाइए, अगर 1-2 लोग हैं, 2-3 लोग हैं, तो बैठ करके आपस में चर्चा कीजिए, आधे घंटे 1 घंटे, इधर उधर की बातों को ना करके जरूरी बात को करके आप वहां पे सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके आसपास कोई सफल सिविल सेवक हैं जिन्होंने एग्जाम में अच्छे स्कोर किए हैं, ठीक है, और वो आपके नजदीक हैं, कलिंग हैं, तो आप उनसे जरूर उनके अनुभव को पूछिए और जानने का प्रयास कीजिए। इससे भी आपके अंदर जो है ज्ञान की वृद्धि होगी, उसके बारे में जानेंगे। तो ये सारे चीज को करना है आपको। उसके बाद है ज्ञान की व्यापकता। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि कहां से क्वेश्चन आएगा। क्या हम बोले कि फर्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स के टॉपिक रहेंगे? क्या हम बता सकते हैं कि वहां पे सामाजिक मुद्दा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे? क्या हमें पता है कि करेंट रिलेटेड मुद्दा पूछा जाएगा एग्जाम में? हमें कुछ भी नहीं पता है। तो हमें अभी क्या करना है, फिलहाल अपनी ज्ञान की व्यापकता को बढ़ाना है। हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिदृश्य चल रहे हैं समाज में अभी वर्तमान में देश में, उसके हर एक बारे में, अब देखिए तुर्की में भी भूकंप आ गया, तो हम भूकंप के बारे में भी ज्योग्राफिकली अच्छे से पढ़ लेंगे। हो सकता है भूकंप ही टॉपिक आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए।
विश्व युद्ध चल रहा था, मतलब ये रूस यूक्रेन वार चल रहा था, तो हो सकता था युद्ध की विभीषिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता या दिया जाएगा एग्जाम में। तो जब तक आपके ज्ञान की व्यापकता नहीं होगी तो आप अच्छा लिख ही नहीं पाइएगा। तो हर एक चीज अब आपको न्यूज़पेपर में जो आप देखते हैं महत्वपूर्ण चीज, उसको जानने और समझने की ललक होनी चाहिए आपके अंदर, ज्ञान को बढ़ाने का आपका प्रयास करना है। और आपको सरसरी निगाह से जो है महत्वपूर्ण टॉपिक को जरूर देखना है डेली न्यूज़पेपर में, ठीक है। उसके बाद विश्लेषण करना। देखिए कोई भी टॉपिक है तो जब तक आप उसके बारे में सोचिएगा नहीं, विश्लेषण नहीं कीजिएगा, तब तक आपके अंदर उसके बारे में सही जानकारी नहीं एकत्रित होगी। जैसे मान के चलिए कोई मुद्दा आ गया, अभी करंट का मुद्दा, कोई जैसे ट्रिपल तलाक आया था, नागरिक संशोधन अधिनियम आया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उसके विभिन्न आयामों को पढ़ना है, उसको सोचना है क्या सही है क्या गलत है, ये आपको विश्लेषण करते हुए तय करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उस मुद्दे में खुद क्लियर नहीं है, जैसे 3 तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, 3 तलाक का मुद्दा है, या सीए एनआरसी के बारे में है, तो जब तक आप पढ़े, ज्ञान एकत्रित किए, उसको विश्लेषण नहीं करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तब तक आप जब एग्जाम में निबंध लिखेंगे तो निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। यदि आप खुद उस मुद्दे पे भ्रमित हैं, आप खुद सोच नहीं पा रहे क्या होना चाहिए उसका रिजल्ट या निष्कर्ष, तो फिर आप निबंध में कैसे लिखेंगे। तो इसीलिए आपको जो करंट मुद्दा है उसको विश्लेषण करना चाहिए, और जो विवादास्पद मुद्दे हैं, अभी देखिएंगे पठान मूवी को लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ, तो इस मुद्दे का विश्लेषण सही से करेंगे कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। क्या हमारा समाज धार्मिक रूप से आप कह सकते कट्टरता की ओर बढ़ रहा है, हिंदू समाज क्या कट्टरता की ओर बढ़ रहा है अन्य धर्मों की तरह, क्या हम उसी मार्ग पे चलने वाले हैं जिस मार्ग पे हमें लगता है कि कोई अन्य धर्म चल रहा है। तो आपको विश्लेषण करना है, ठीक है, और विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष पे पहुंचना है कि वो सार्वजनिक हित सुनिश्चित करे, यानी जो आपका निर्णय है वो सभी, जैसे धार्मिक है तो सभी धर्म के लिए बराबर होनी चाहिए, सामाजिक है तो समाज के सभी पक्षों के लिए, अमीर गरीब सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ऐसा आपको विश्लेषण करके रिजल्ट देना है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है क्या आप जॉब के दौरान फेसबुक यूज करते हैं, क्या आप पढ़ाई के दौरान फेसबुक यूज करते हैं, मान के चले इसे, तो सिंपली आप इसका क्या देंगे कि नहीं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, सत्यनिष्ठा नहीं है। हाँ बोलते हैं तब आप काम नहीं करते हैं, यानी आप फेसबुक देखते हैं। तो आपको उस समय रिजल्ट क्या निकाल के देना है, हाँ जब फ्री टाइम मिलता है, जब जॉब से टाइम मिलता है तो कभी कभी फेसबुक यूज करते हैं, यानी जब, मतलब आप बीच में रिजल्ट दे दिए, जब आपके पास फ्री टाइम होता है, जब कोई काम नहीं रहता है, तब हम फेसबुक यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि आपने अपने मनोभाव की स्थिति, आपने झूठ भी नहीं बोला और आपने सामने वाले की जो इच्छा है, जो वो जानना चाह रहा है, उसको आपने सही से उत्तर भी दे दिया। तो एक कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, रिजल्ट में आपको वो दिखना चाहिए। एक सिविल सेवक के अंदर ये गुण दिखना चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना है आप, और आप जान रहे कि सत्य बोलते हैं तो हम फंस रहे हैं, क्योंकि आज के जमाने में फेसबुक व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आप बोलते हैं कि हम व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं सर, फेसबुक यूज नहीं करते हैं, तो आप तो पहला नंबर तो आप सोशल मीडिया से दूर हैं,
और ऐसा हो नहीं सकता। अभी के डेट में बहुत कम ही लोग होंगे, ना के बराबर। तो आपको झूठ भी नहीं बोलना है। तो उसी प्रकार से निबंध लेखन में किसी का विरोध भी नहीं करना है और चालाकी से वहां पे अपने निष्कर्ष को लिखना है। ठीक है, समझ गए होंगे बात को, मेरे जो बात है उसको। उसके बाद सबसे जरूरी है लिखने का अभ्यास करना। आप कितना भी नॉलेज है, बहुत लोग के पास आप देखेंगे ना, बहुत सारा नॉलेज है, उनको बहुत जानकारी है, लेकिन उनको अगर लिखने दे दिया जाए ना तो वो सोच में पड़ जाते, कहां से शुरू करें, कैसे लिखें, क्या पहले बता दें। तो ये जब तक आप लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर ये सब गुण विकसित होने वाला नहीं है। इसलिए आज से कॉपी कलम निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। किसी भी टॉपिक पे, नहीं हो गरीबी पे लिखिए, बेरोजगारी पे लिखिए, भूकंप आया भूकंप पे लिखिए, जो जो करंट टॉपिक चल रहा है डेली आप देखिए कि कौन मुद्दा आ गया। आज के न्यूज़पेपर में आपने सुबह में कौन सा मुद्दा देखा, बस उसी पे आप जो है 2 पन्ना लिखिए, 2-3 पन्ना। आप ऐसा मात्र 15 दिन कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर लेखन शैली खुद ब खुद विकसित होगी। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये चीज जरूर करेंगे आप। और समीक्षा, लास्ट में आप समीक्षा जरूर करेंगे। देखिए अभी आप लिखेंगे तो आपको लगेगा कि आप बेहतरीन लिखे। अगर आप कॉपी देखिए, अगर आप पहले कभी लिखे हैं, तैयारी किए हैं, किसी एग्जाम का कॉपी है, आप अभी उसको फिर पढ़ के देखिए तो आपको लगे कि हमने यहाँ यहाँ त्रुटि लिखा, हमने यहाँ यहाँ गलत किया, हमें ऐसे करना चाहिए था, हम ऐसे लिखते तो बेहतर लिखते। तो ये समीक्षा भी आपको करना पड़ेगा कि आप जब लिखते हैं, अगर एट ए टाइम उस समय नहीं करना है तो 1-2 दिन बाद भी आप उसको देखिए कि कहां कहां आपने लिखने में मिस्टेक किया है, कहां कहां ग्रामेटिकली एरर किया है, और आप लिखने के दौरान क्या क्या उसमें कोई गलत चीज लिखे हैं। तो ये समीक्षा जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप में सुधार नहीं आएगा। इसलिए समीक्षा बहुत जरूरी है। और हो सकता है अगर आप खुद भी नहीं कर पाते हैं तो दूसरे से भी करवाइए, उसके भी जो मन स्थिति है उसके टॉपिक से रिलेटेड, तो उनसे भी समीक्षा करवा सकते हैं आप। ठीक है, तो खुद भी करना है, किसी और से भी अगर आप करवा सकते हैं उसके बारे में तो चेक जरूर करवाइए। ठीक है, तो समीक्षा जरूर करना है। अब अंतिम चरण है निबंध का चरण। ये सब आपके अंदर जब गुण विकसित हो जाएगा तो आप एक अच्छे निबंध लेखक बन जाइएगा। अब सबसे पहला चरण है निबंध का चरण। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको निबंध का चयन करना होगा कि कौन सा निबंध लिखना है। क्योंकि 5 टॉपिक दिया तो उसमें आपको 1 या 2 ही लिखने के लिए बोलेगा। ये नहीं है कि 5 दिया तो 5 बोलेगा 5 पे निबंध लिखिए, नहीं। क्योंकि सभी व्यक्ति के पास सब टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ा आयाम है निबंध। तो सबसे पहले आपको चयन करना होगा कि किस टॉपिक के बारे में आपको बेहतरीन जानकारी है, अच्छी जानकारी है, समझ विकसित है, आपके पास कंटेंट है, उसके रिलेटेड डाटा है। तब जाकर के जब आप उस निबंध का चयन करेंगे तो आपके पास अच्छे मार्क्स आएंगे। अब इसका नियम क्या? टॉपिक का उचित समझ। जो टॉपिक को चूज करेंगे, जिस पे लिखना है, उसका पहले आप देखिए आपके अंदर समझ है उसके बारे में है या नहीं है। दूसरा, उसके बारे में कितनी ज्ञान है आपको, और आपके पास कितनी सामग्री उपलब्ध है उससे रिलेटेड। ये मन में जब ये स्थिति सोच लेंगे, क्या क्या आप लिख सकते हैं, क्या क्या चीज आपके पास है, उसके बारे में डाटा एकत्रित किया हुआ, तो वही निबंध का चयन करेंगे और फिर आपको उसी पे लिखना है। उसके बाद टॉपिक को विभाजन करना है। सब पार्ट होंगे, पार्ट सब रहते हैं क्वेश्चन के। जैसे एक क्वेश्चन आप सिंपल सा यूपीएससी सिविल सर्विस में जिस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित होता है और ज्ञान द्वारा निर्देशित होता है। प्रेम और ज्ञान से रिलेटेड। अब यहां देखिए क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। एक अच्छा जीवन, प्रेम से प्रेरित, तो सबसे पहला पार्ट हो गया एक अच्छा जीवन। तो पहला घटक क्या होगा? एक अच्छा जीवन क्या है। इससे हम क्या समझ रहे हैं? अच्छा जीवन क्या है। उसके बाद प्रेम लोगों को एक अच्छा जीवन पाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा पार्ट इसका क्या है कि जीवन प्रेम से प्रेरित होता है। यानी प्रेम क्या? प्रेम लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, इसके बारे में आपको लिखना है।
और तीसरा है आपको ज्ञान द्वारा निर्देशित। क्या प्रेम जो आपका अच्छा जीवन है वो ज्ञान द्वारा निर्देशित करता है क्या? एक अच्छा जीवन की प्राप्ति के लिए ज्ञान लोगों को निर्देशित करता है क्या? ये तीसरा पॉइंट हो गया, आपका तीसरा घटक हो गया। तो आपको अब लिखना शुरू करना है। जब आप टॉपिक का विभाजन कर दिए, जैसे ये क्वेश्चन था, आपको एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित होता है और ज्ञान द्वारा निर्देशित होता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि हमें लिखना क्या है। 3 टॉपिक को आपको लिखना है। अच्छा जीवन क्या है, क्या प्रेम लोगों को अच्छा जीवन पाने के लिए प्रेरित करता है, वो लिखना है। और एक अच्छा जीवन प्राप्ति के लिए ज्ञान लोगों को निर्देशित करता है, ये लिखना है। तो यहां से 3, तो ये आप समझ गए होंगे कि टॉपिक का विभाजन करना है। जो भी आपको लिखना है उसको पार्ट में तोड़ देना है, खंडन कर देना है। उसके बाद विचार मंथन, आपके जो विचार हैं उसको मंथन करना है, सोचना है, विचारना है। जैसे कौन, विचार मंथन की क्या क्या टॉपिक आप लिखेंगे। सबसे पहले जिसके बारे में लिखे वो कौन है, क्यों है, कैसे है, क्या है, कब से है। तो यह चीज के बारे में जानकारी आप विचार मंथन में आप लिखेंगे। आपके अंदर आ जाना चाहिए यह विचार। कोई भी टॉपिक है उसके बारे में आगे मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। विचार मंथन में किस प्रकार से हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, माइंड मैप किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद निबंध की जो आप संरचना करेंगे वो पहले क्या लिखेंगे, जैसे भूमिका है, उसके बाद मुख्य पाठ को लिखते हैं, फिर लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं। तो वो संरचना वाइज होना चाहिए। पहले प्रस्तावना लिखते हैं, ऊपर में भूमिका, उसके बाद फिर उसके कंटेंट को हम मुख्य रूप देते हैं, फिर लास्ट में निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये संरचना आपको रखना पड़ेगा। और मौलिकता और रचनात्मकता, तो उसकी क्या मौलिकता है उस टॉपिक की, और आपका जो लेखन शैली है, रचनात्मक किस प्रकार से आप लिखते हैं, ये अति महत्वपूर्ण होता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और क्या गलती अब आपको नहीं करना है, क्या त्रुटि आपको नहीं करना है। निबंध के दौरान आपको समान त्रुटियां जो है उसको आपको दूर करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, प्रश्नों को ठीक से ना पढ़ना सबसे पहला त्रुटि छात्र कर सकते हैं कि प्रश्न को समझे बिना ही लिखना शुरू कर दिए। तो ये सबसे बड़ा आप गलत काम कर सकते हैं एग्जाम के दौरान, और ये सबसे बड़ा त्रुटि है, ठीक है। आपको लिखने में यहां पे समस्याएं क्रिएट हो सकता है जब आप प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ेंगे। पहले हमने बताया प्रश्नों को ठीक से पढ़ के समझना है और वही टॉपिक को लिखने का प्रयास करना है जिसके बारे में हमें जानकारी है, ठीक है। उसके बाद घबराहट, अब घबराएं नहीं लिखने के दौरान। अगर आपके पास जानकारी है तो आप उसको बेहिचक लिखिए, उसको घबराहट में नहीं रखना है। उसके बाद आपका जो समय सीमा है क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए 3 घंटे का टाइम मिला हमें मेंस में, बीपीएससी में, और हमें 3 क्वेश्चन दिया गया लिखने के लिए निबंध। तो हम क्या करेंगे, जैसा मुझे लगता है यही रहेगा। 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 3 क्वेश्चन आपको लिखने दिया जाएगा, या आपको 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 या 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें 6 लिखने, लेकिन निबंध में उतना नहीं देगा। मुझे उम्मीद है, मेरा अनुमान है कि बीपीएससी आपको 3 क्वेश्चन ही लिखने कहेगा, 5 क्वेश्चन देगा, उसमें से आपको कहेगा कि 3 टॉपिक लिखिए, 100 मार्क्स के दे सकता है, ऐसा अनुमान है। अब देखिए, हो सकता है 2 ही दे, 150 मार्क्स का दे दे, तो वो अलग बात है। तो योजनाबद्ध समय का पालन, अब 3 घंटा है, 3 क्वेश्चन लिखना है तो 1-1 घंटा, सिंपल सी बात है, हम देंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे किसी में। अब ये नहीं किसी में 1.5 घंटा दे दिए, किसी में आधे घंटा में लिख, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो योजनाबद्ध समय का आपको अनुपालन करना है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स को एकदम याद रखेंगे कि बिना टाइम के अनुपालन आप अच्छा नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अति सामान्यीकरण। देखिए, सबसे पहले कि अगर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको आपको समझना है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि सभी मनुष्य खुशी की आकांक्षा रखते हैं,
क्या आप सहमत हैं? आपके लिए खुशी का क्या मतलब है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी मनुष्य सभी क्या खुशी की आकांक्षा रखते हैं? तो अगर मान के चलिए आप खुशी से रिलेटेड लिख रहे हैं और उसमें आपके लिए अगर मान के चलिए आपने लिख दिया कि हमारे लिए सबसे खुशी की बात है देश की सेवा करना, और देश की सेवा या राष्ट्र सेवा करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, तो आप अन्य लोगों से भिन्न जा रहे हैं। चूंकि कई लोग जो है उनकी खुशी का तात्पर्य धन, शक्ति, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि पाना भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से लोगों पे थोप नहीं सकते हैं और आप खुशी का परिभाषा वहां पे नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि आपके लिए खुशी का कारण अलग है, अन्य लोगों का कारण अलग होगा। तो इसको सामान्यीकरण जो है नहीं करना है, अति सामान्यीकरण। उसको आपको टॉपिक को समझते हुए आपको आंसर राइटिंग वहां पे लिखना है। जैसे आप यहां पे ये लिख सकते हैं कि राष्ट्र या लोगों की सेवा हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम इसके लिए अपनी खुशी का भी त्याग कर सकते हैं। आप इस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी विचारधारा को थोप नहीं सकते हैं। तो अपनी विचार को लिखने से पहले आप अन्य लोगों के विचार अगर भिन्न होंगे तो उस हिसाब से सोच करके लिखना है। सामान्य रूप से आसानी से अपने विचारों को सामने पे नहीं थोपिएगा। सरकार की आलोचना कभी नहीं, गलती से भी आप सरकार की आलोचना निबंध लेखन में नहीं करेंगे, क्योंकि आप सरकार के सेवक बनने जा रहे हैं। जब आपका अस्थायी सरकार में नहीं होगा, क्या आप काम करेंगे? अच्छे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपकी जो है सोच सरकार के प्रति आलोचनात्मक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है व्यक्ति, यहां पे है वैकिक परक होना। वैकिक परक, अब कहिएगा वैकिक परक क्या होता है उसके बारे में। यानी कुछ भी आप लिखते हैं तो वो व्यक्तिगत आपका केवल सोच नहीं होना चाहिए, या आपके जैसे किसी पार्टी के प्रति सोच है तो वो दिखना नहीं चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता, धर्म के प्रति लिख रहे हैं तो उसमें सहिष्णुता भाव दिखनी चाहिए। राजनीतिक मुद्दों को लिख रहे हैं तो उसमें तटस्थता दिखनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। यानी आपका सोच व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए बल्कि सामूहिक, सामाजिक होना चाहिए। ठीक है, आपको हमेशा गरिमा बनाए रखना है, संतुलित रहना है और किसी भी के बारे में प्रशंसा या किसी का निंदा, इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। ठीक है, कभी अब ये नहीं, अब जैसे किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं, जैसे राजनीतिक चर्चा है, तो हम नहीं राहुल गांधी सबसे खराब हैं, वो पप्पू हैं, नरेंद्र मोदी अच्छे हैं, इस तरीका से आप नहीं लिखेंगे। या पंडित नेहरू अच्छे नहीं थे, तो ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है, यानी वैकिक परक होना है आपको। ठीक है, व्यक्तिगत सोच को आपको नहीं लिखना है। भाषागत त्रुटियां नहीं करेंगे। भाषा जब लिखेंगे उसमें आप सावधानी बरतेंगे, शब्दों के चयन में गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। और कॉपी जमा करने से पहले एक बार सरसरी निगाह से जरूर आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि कहीं भाषा में गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं भाषा एक दूसरे से मिल रहा है, कोरिलेट हो रहा है लिखने में। तो उस तरीका से आप एक बार जरूर लास्ट में रीड करके उसको देखेंगे कि कहीं आपने ग्रामेटिकली एरर तो नहीं किया है। बहुत सारे शब्द जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन
उस चीज को हम लेखन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, वही शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो औपचारिक रूप से लिखा जाता है या वो हिंदी में स्वीकार्य है, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो ठीक है। वैसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जो हम लोग आपस में बातचीत के दौरान यूज करते हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान देना है, भाषागत त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है शब्द सीमा का पालन ना होना। ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक होता है एग्जाम के दौरान कि अगर हमें 200 शब्दों में बोला गया, 500 शब्दों में बोला गया, तो हम क्या करें 1000 शब्द में लिख रहे हैं या 200 शब्द में ही लिख रहे हैं, तो इससे भी आपके मार्क्स घटेंगे। तो शब्द सीमा का पालन ना होना ये भी बहुत बड़ी त्रुटि है। उत्तर में अविरलता की कमी, ठीक है। अब देखिए विरलता मतलब है कि आप जो लिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड लिखना, ये नहीं कि कई लोग को देखेंगे कि लिख रहे हैं कुछ और बोल रहे हैं कुछ। कहने का अर्थ है बेतरतीब बात, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है उसकी चर्चा कर दिए। तो आपको अविरलता की कमी जो है ये भी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो विरल होना चाहिए, कोई रिलेटेड टॉपिक ही लिखना है, मतलब जो टॉपिक लिख रहे हैं उससे रिलेटेड ही लिखना है। अब मान के चलिए लिखना है कुछ भी और वहां पे लिखने के दौरान हमने मैप बनाया और मैप उससे रिलेटेड है नहीं, यानी बनाना कहीं और था, बना कहीं और दिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपको नकारात्मक रूप से मार्किंग। जैसे मान के चलिए कोई भी टॉपिक हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो मैप बनाना था कहीं और बना दिया आप लास्ट में, तो फिर वो विरलता में कमी आ जाएगी। यानी आपको कोरिलेटेड टॉपिक करके लिखना है जो सामने वाले को पढ़ने में समझने में आसानी हो, ठीक है। अगर आप अविरलता की कमी रखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। यानी अविरलता आपको रखना है, टॉपिक को कोरिलेट करके जो लिखेंगे, अगर मैप बनाना है उससे रिलेटेड है तो वही बनाएंगे या जो भी आप ट्री स्ट्रक्चर यूज करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अभ्यास का अभाव, ये भी आपको जो है लेखन में त्रुटि देगा। तो आप डेली अभ्यास करें, अभी से करना शुरू कर दें, आज से करना शुरू कर दें। तो इन सब पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छा लेखन निबंध लिखेंगे, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आज से अब अभी से अब आपका निबंध लेखन शुरू हुआ, ये आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी था। और ये जो मैं अभी आपको बताया हूं ये आपको इंटरव्यू के दौरान भी आपको मदद करेगा, ठीक है। आपका विचार, आपका सोच, क्या बोलना है, ये लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखना है और वहां पे इंटरव्यू के दौरान क्या बोलना है, बस इसी चीज को जब बोलते हैं तो बस यही सब चीज को ध्यान में रखना है। सहिष्णुता की भावना, जातिवाद नहीं होना चाहिए, धार्मिक रूप से किसी धर्म के प्रति नहीं होना चाहिए, राजनीतिक तटस्थता होनी चाहिए। तो ये सब बात को बोलने के दौरान भी आपको अब अभी से शुरू कर देना है, प्रयास करना शुरू कर देना है। प्रश्न, भारत में बेरोजगार परक समृद्धि एक विसंगति या आर्थिक सुधारों का परिणाम। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस पे आपको निबंध लिखना है, ठीक है। ये माइंड मैप 10 के तहत है, मैं और भी माइंड मैप बताऊंगा आपको। भारत में बेरोजगार परक समृद्धि, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको विचार मंथन के टॉपिक को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या क्या आपको पूछ रहा है, वो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, निबंध आपको लिखने के लिए क्या क्या कह रहा है। तो सबसे पहले विचार मंथन करेंगे और विचार मंथन में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बेरोजगार परक समृद्धि का क्या अर्थ है। यानी बेरोजगारी दर बढ़ रहा है और हमारी समृद्धि भी बढ़ रही है, तो
इसके अर्थ को आपको समझना पड़ेगा। क्या बेरोजगार परक समृद्धि एक विसंगति है? इसको आपको लिखना होगा। क्या बेरोजगार परक समृद्धि आर्थिक सुधारों का परिणाम है? क्योंकि हमने समृद्धि तो प्राप्त की लेकिन बेरोजगारी दर बढ़ते जा रहा है, उससे रिलेटेड है। और ये हिट टॉपिक आपके लिए बना रहेगा क्योंकि अभी बेरोजगारी दर आपके देश में बहुत ज्यादा है। बेरोजगार परक समृद्धि दिखाने वाले डेटा क्या है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बेरोजगार परक समृद्धि के कारण क्या है, उसको लिखना पड़ेगा। और फिर हम इस समस्या को दूर कैसे करेंगे, लास्ट में आपको निदान भी बताना पड़ेगा। हम भारत में नौकरी के अवसर कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो विचार मंथन में आप पहले सोच लेंगे कि क्या क्या हमको लिखना है अगर यह टॉपिक दिया। फिर प्रस्तावना में हम लोग उससे रिलेटेड जो लिखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से हमने लिखा, जैसे जीडीपी की 7% से अधिक विकास दर के साथ भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है। तो ये सब पहले से माइंड मैप में आप तैयार कर लेंगे। हर वर्ष जो है 13 मिलियन से अधिक भारतीय नौकरी के बाजार में प्रवेश करते हैं। 2016-18 के बीच अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सस्टेनेबल रिपोर्ट के अनुसार 5 मिलियन से अधिक लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। और कोरोना के बाद तो स्थिति और भयावह हो गई। पिछले एक दशक में बेरोजगारी दर दुगुनी हो गई है। 10 सालों में क्या हुआ, बेरोजगारी दर बढ़ा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार को जिम्मेदार बना देंगे कि बीजेपी पार्टी आई इस कारण से बेरोजगारी बढ़ी। ऐसी बात अगर लिखेंगे तो नकारात्मक होगा, अंक के मिलने के वजह कट जाएंगे आपके। पिछले एक दशक में बेरोजगारी दर दुगुनी हुई है, इसको बताना पड़ेगा आपको। भारत में हर समय बेरोजगारी अधिक ही रहती है, ये भी आपको, तो ये आप प्रस्तावना में लिखेंगे। फिर मुख्य भाग 1 के तहत डाटा वहां पे आंकड़ा को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उसका साक्ष्य क्या है, सबूत क्या है, आप क्या जान रहे हैं उसके बारे में। कुछ भी आप बोलने लिखने से पहले आप उसको साक्ष्य के रूप में भी कुछ आपको फैक्ट लिखना पड़ेगा, आंकड़ा डाटा प्रस्तुत करना पड़ेगा। वित्त वर्ष 2005 में कार्यबल में व्यक्तियों की संख्या 398 मिलियन से बढ़कर के 2005 में 458 मिलियन हो गई। 5 वर्षों में लगभग 60 मिलियन यानी कार्यबल में वृद्धि हुई है, 15% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2005 से 12 के बीच के दौरान केवल 473 मिलियन रही, अर्थात 7 वर्षों की अवधि में 15 मिलियन या 3.3 की वृद्धि हुई। कितने 7 वर्षों में 36 मिलियन से अधिक कृषि और समृद्ध क्षेत्र में कार्यबल में गिरावट देखने को मिला। गैर कृषि सेक्टर में नौकरियों में 51 मिलियन की वृद्धि हुई और उद्योग और सेवाओं के क्रमशः 31 मिलियन और 20 मिलियन का योगदान दिया। यानी यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि कृषि में गिरावट आई और गैर कृषि सेक्टर में वृद्धि हुई। फिर रोजगार लोच की अवधारणा, भारत रोजगार विहीन समृद्धि के मार्ग पे है, ये बताना। फिर अब आप जब ये लिख देंगे तब आपको अब सुधार के उपाय बताने पड़ेंगे कि इसको कैसे सुधारा जाए। सुधारों के कारण, उदारवादी आयात नीतियां क्या कारण है, ठीक है, कि आपका तो यहां पे सुधारों के कारण उदारवादी आयात नीतियां बनी हैं। आयात के कारण कई स्थानीय उद्योग बंद हो गए हैं जिससे बेरोजगारी दर बढ़ गई है, तो ये लिखना है। विसंगति के रूप में भारत में डेटा संग्रह प्रक्रिया में दोष है। 90% नौकरियां असंगठित क्षेत्र में है। कीमतों में बढ़ोतरी के कारण समृद्धि न कि आपूर्ति वास्तविक वृद्धि के कारण। जो आपकी समृद्धि दिख रही है वो हर एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण दिख रहा है, वास्तविक में वृद्धि नहीं हुई है। उसके बाद आपको नहीं हुई है तो उसके क्या कारण है, धीमी समृद्धि के क्या कारण है, तो अब उसके बारे में लिखा गया है। भवन निर्माण क्षेत्र मंदी से गुजर रहा है। औद्योगिक विकास काफी कम हो रहा है। आयात में वृद्धि हो रहा है, निर्यात में कमी हो रहा है। माल और सेवाओं में वास्तविक निर्यात में कोई वृद्धि नहीं देखने को मिल रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र में विमुद्रीकरण का प्रभाव देखने को मिल रहा है, चूंकि विमुद्रीकरण आया था। लघु उद्योग पे जीएसटी का भी प्रभाव, जो जीएसटी आया है उस पे भी प्रभाव पड़ा है। आईटी सेक्टर में भी ठहराव की स्थिति बनी है। तो ये समृद्धि के धीमी कारण लिखेंगे। अमेरिका और अन्य विकसित देश जो है सुरक्षात्मक उपाय लगाए हुए हैं अपना, ठीक है, वो अन्य देश के लोगों को आना बंद कर रहे हैं, वहां रोजगार नहीं दे रहे हैं।
तो इन सब बातों को लिखा गया। फिर निष्कर्ष में सरकार द्वारा उठाए गए कदम को आपको लिखना पड़ेगा, सरकार इसके लिए क्या क्या कदम उठाई है। रोजगार परिदृश्य में सुधार के सुझाव आपको देने होंगे। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार का खर्च बढ़ाना होगा, ये सब आपको सुझाव देना है। उसे सामाजिक सुविधाओं का सार्वजनिक प्रावधान करना है, सरकारी संगठनों में जो रिक्त पद है उसको भरना है, क्योंकि रोजगार यहाँ देना है। सरकारी विभागों में पदों की संख्या बढ़ाना है। तो इस प्रकार से आप उसको, ये आपका माइंड मैप है और इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। और यही चीज मैं आपको यहाँ पे देखिए, इसी डाटा को यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है। आप पीडीएफ में पढ़ लेंगे कि वो माइंड मैप था और फिर उसको किस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तहत आपको हमने समझाया, क्योंकि बेरोजगारी ऐसे हिट लिस्टेड टॉपिक है, इसको कर पाएंगे हम करेंट डाटा के साथ, ठीक है। तो बस मैं एक तरीका बताया कि आपको निबंध कैसे लिखना है। और जो लोग क्लास से जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को बाय कर लीजिए। मात्र 1500 में आपको पूरा GS1 GS2 ऑप्शनल और निबंध लेखन पूरा करवाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या वहां दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा मोबाइल नंबर 7070634348 7070634348 पर आप अपना नाम और कोर्स लिख करके BPSC 68 69 या लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो जरूर जुड़े, बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम प्राइस में आपको मैं पढ़ा रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये 1500 जो लोग खर्च करेंगे, और पहले भी हमने 67 में भी आपको पढ़ाया था, तो आपने देखा होगा कि सभी प्रश्न हमारे द्वारा जो बताया गया था वहीं से आया था। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया था जिसको हमने नहीं पढ़ाया था। आप YouTube पे अभी भी साक्ष्य मौजूद है, आप क्वेश्चन देखिए और हमारे YouTube में खोजिए, क्या वो टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है या नहीं है। आप पाएंगे कि सारा टॉपिक हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से हमने जो पढ़ाया है वहीं से आया है, ठीक है। तब आपको यकीन होगा, भरोसा होगा, ठीक है। तो भाई भरोसा दिलाने के लिए आपको मैं बोलता हूं, पहले आप हमारे प्रीवियस 67 के क्वेश्चन जो मतलब जो हमने पढ़ाया और आप क्वेश्चन को देखिए वो कितना लड़ा है, तब आप जाकर के कोर्स को बाय कीजिए। बाकी आप फ्री में भी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। हाँ, बस आपको पीडीएफ नहीं मिलता है और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो स्पेशली, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमी रूप से हर एक संस्था को आवश्यकता होती है, तो बेसिक नीड पूरा करने के लिए हम आपसे ये फीस ले रहे हैं। तो आप जरूर जुड़े। और जो लोग 90 प्लस में हैं वो सेफ जोन में है, एकदम घबराए नहीं, एकदम तैयारी में लग जाइए। 85 प्लस वाले तैयारी में लग जाइए, बाकी रिजल्ट तो आएगा मार्च में, और फिर तो आपको मई में एग्जाम हो रहा है, 12 मई से मेंस, और ये ले लेगा अतुल प्रसाद जी, ले लेंगे, इतना जान लीजिए आप। तो एक महीने में आपका कुछ नहीं होगा, इसीलिए अगर तैयारी रहेगा, अगर नहीं भी हुआ तो कुछ जा तो नहीं रहा है ना। 1500 का क्या वैल्यू है आज के डेट में। एक अच्छा रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 2-3 दिन खाएंगे, उसमें आपका 1500 लग जाएगा, और इससे आपकी लाइफ बन रही है। तो ज्यादा चिंतन मनन नहीं कीजिए, कम चिंतन कीजिए और सही जगह पे निवेश कीजिए। अभी आपको निवेश करने का समय है। बाकी यही चीज आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में भी मिलता है। तो आपका अपना अपना इच्छा है, जो जैसे में है वो उस हिसाब से अपना पढ़ाई के पीछे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। अगर आपको कोर्स लेना है तो या तो व्हाट्सएप करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे ऐप को डाउनलोड करें और फिर कोर्स को बाय कर लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।